आरबीआई पूरी चुल में था सारी गड़बड़ी बाहर निकालने के लिए, जिसका पता हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर उसकी मार के दिन से लगा सकते हैं। आमतौर पर वो सैटरडे संडे की छुट्टी में हर गड़बड़ कंपनी पर कुल्हाड़ी घुमाता है ताकि आर्थिक सिस्टम में हमारा और आपका नुकसान काफी कम हो। लेकिन भाई साहब, उसने पेटीएम बैंक पर तो बीच हफ्ते बुधवार को ही चोट मारी, वो भी बजट के सिर्फ एक दिन पहले। उसने पूरी तरह से रोक लगा दी पेटीएम बैंक को ग्राहकों से नया पैसा जमा करवाने पर क्योंकि पेटीएम बैंक की बाजार में छाप जरा सी है और उसके मुकाबले ग्राहक कई दूसरे पेमेंट ऐप्स इस्तेमाल कर पाते हैं, तो इस चोट की वजह से बाजार में दूसरों पर असर होने की चिंता नहीं थी। लेकिन विरोधियों के लिए रास्ता साफ है, बचे कुचे पेटीएम बैंक को नोच नोच कर सफा चट करने के लिए, क्योंकि लग तो नहीं रहा कि आरबीआई अपने हाव भाव में नरमी बरतेगी। हालांकि इस चोट से लाखों व्यापारी और पेटीएम यूपीआई इस्तेमाल करने वाले बौखला गए, खासकर बेचारे 60 मिलियन फास्ट टैग यूजर्स जो अपने अकाउंट रिचार्ज नहीं कर पाए। इस बीच दक्षिण भारत में एक और ताकतवर हाथी लड़खड़ाया, बाइजू में भी कुछ गड़बड़ थी। ये तब पक्का होने लगा जब उसने अपनी 2022 की सालाना रिपोर्ट दाखिल नहीं की। आखिरी तारीख के एक साल बाद भी ऐसा लग रहा था कि बाइजू रविंद्रन हिसाब किताब की दाल में कुछ काला कर रहा था। और जब उसने अप्रैल 2021 में आकाश को लगभग 7,300 करोड़ में खरीदा, तो शायद इससे उसकी जेब पूरी ढीली हो गई, क्योंकि वो ये जानता था कि उसके बिजनेस का ये एक लौता ऑफलाइन पढ़ाई का टुकड़ा तब भी खड़ा रहेगा अगर उसके चारों ओर के ऑनलाइन के लिए तहस नहस भी हो जाएं। बाइजू के मामले में आरबीआई नहीं बल्कि उसके 3 बड़े निवेशकों ने उस पर पुरजोर दबाव डाला। बोर्ड से इस्तीफा देकर एक बयान देते हुए कहा, हमने बहुत कोशिश की मगर बाइजू ने हमारी एक नहीं सुनी। फरवरी 2024 में जब वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे और उनका मूल्यांकन अक्टूबर 2022 में 1.65 लाख करोड़ के शिखर से गिरकर, जी हाँ 1.65 लाख करोड़ सिर्फ 1,600 करोड़ हो गया, यानी कि 2 साल बाद सिर्फ 1% रह गया। बाकी निवेशक भी गुस्से में इकट्ठा हुए और 44 साल के रविंद्रन को लात मार के कंपनी से बाहर निकालने की कोशिश की। दोनों कंपनियां जो कभी स्टार्टअप्स के लिए रोशनी का चिराग थी, अब उनका भविष्य खड्डे में ज्यादा दिख रहा था। पेटीएम तब से सफल रहा जब 2009 में डायरेक्टरी के रूप में लॉन्च हुआ, जिसमें 197 डायल करना पड़ता था MTNL की पूछताछ सेवा के लिए। 45 साल के विजय शेखर शर्मा में आगे बढ़ने का ऐसा कीड़ा था कि उन्होंने जल्द ही इतनी सारी सेवाएं जोड़ दी, जिससे पुराने बड़े बैंकों को डर लगने लगा कि ये कल का आया बंदा उसके धंधे ना चौपट कर दे। वो देख चुके थे जब उबर को भारत के बाहर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने से रोका गया, तो कैसे पेटीएम ने उसके साथ दोस्ती की और झट से पेमेंट का नया सिस्टम बनाया। 2015 में उन्होंने सब जगह चलने वाले QR कोड की शुरुआत कर पेमेंट सिस्टम में और बड़ी क्रांति ला दी। और 2016 में नोटबंदी के बाद पब्लिक उनके साफ सुथरे डिजाइन किए गए डिजिटल भुगतान सिस्टम की ओर भागने लगे, तो बैंकों के लिए एक और खतरा पैदा हो गया। बैंकों की ओर भी लगने लगी, क्योंकि उनको लगा कि यूपीआई के माध्यम से पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी ऐप उन्हें किनारा कर उनकी मेहनत से बनाए ग्राहकों को चुरा लेंगे। फिर भी उनके पेटीएम के साथ हाथ मिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि तब तक शाणे पेटीएम के पास 100 मिलियन से ज्यादा वॉलेट खाते हो चुके थे, कुछ बैंकों से भी ज्यादा। और उनका पेटीएम करो नारा हर भारतीय भाषा में सबकी जुबान पर चढ़ चुका था। पेटीएम करो। पहले 2016 में जाएं, तब भी आरबीआई गवर्नर ने भाप लिया था, पेटीएम जैसी नए सोच वाली कंपनियां हमेशा हमारे साथ नहीं बनेंगी, लेकिन हम देखना चाहेंगे कि वो हमारे सिस्टम को कितना धक्का मार सकेगी। और ऐसा ही हुआ। पेटीएम ने उन्हें जोर का धक्का दिया। आरबीआई को भी वापस धक्का मारना पड़ा उनके बंद QR कोड सिस्टम को, बाकी पेमेंट्स ऐप्स को उस पर स्कैन के लिए खोलने के लिए। रेगुलेटर इस बात से भी चिंतित थे कि पेटीएम और पेटीएम बैंक एक ही सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग सिस्टम, डेटा सेंटर और ऑफिस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जबकि आरबीआई निर्देशों के अनुसार बैंकों और उसके पीछे लगी कंपनी को एक हाथ लंबी दूरी बनाए रखना चाहिए। लेकिन असली लड़ाई तो तब शुरू हुई जब आरबीआई ने केवाईसी यानी कि ग्राहकों को जानो मानदंडों को मजबूत किया, जो आधुनिक बैंकिंग का आधार है, जो कि उसकी तगड़ी मिसाइल है काले धन और गैर कानूनी बिजनेस के खिलाफ। लेकिन पेटीएम के लिए भुगतान सिर्फ शायद लगभग 4 करोड़ व्यापारियों के मस्त मुनाफा लाने वाले बाजार की मदद के लिए था, जिसके जरिए वो मुनाफे वाले साइड बिजनेस जैसे उधार के बिचौलिए, सोना, गेम्स और बैंकिंग बना सके। इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में ग्राहकों को अपने बैंक घुसाया बिना उनके केवाईसी जांच पड़ताल किए, जिससे अनजाने में कम से कम 50,000 खातों को संदिग्ध तरीके से कमाए पैसों की गुल्लक की तरह इस्तेमाल किया गया। बदमाशों ने इस ढिलाई का फायदा उठाते हुए एक ही पैन कार्ड पर 1000 वॉलेट खोल दिए, जिनमें बहुत सारों में तो 1 लाख बैलेंस से ज्यादा रोकड़ा जमा था। जनता द्वारा सही मानने के बाद महादेव ऐप के पैनल ऑपरेटरों ने भी सिर्फ यूपीआई के जरिए दांव लिए। इस तरीके से उन्होंने ये पक्का किया कि जांच एजेंसियों के घंटा कुछ हाथ लगेगा।
फिर चाहे वो तलाश भी करें कि असलियत में माल किसकी जेब में जा रहा था। अक्टूबर 2023 में उन पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जो 2017 के बाद से उनको दी गई चौथी चेतावनी थी। पर लगता तो यही है कि शर्मा जी के लड़कों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, शायद ये महसूस करते हुए कि 35 करोड़ खातों के साथ पेटीएम बैंक का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। चीनी कंपनी अलीबाबा के पेटीएम में भारी निवेश से भी सरकार चिंतित हुई, इसलिए उन्होंने कुछ चीजों पर मंजूरी देने से इनकार किया 2023 की शुरुआत में। इस बीच बायजू की तो लॉकडाउन में जैसे निकल पड़ी और बढ़िया मूल्यांकन के दाम पर ऐसी चांदी आई कि उन्होंने दुनिया भर जाकर विरोधी कंपनी खरीदी, शाहरुख को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी 2019 को स्पॉन्सर किया। हालांकि वो बीसीसीआई के अभी तक 158 करोड़ दबाकर बैठे हैं। गली गली का हर स्टार्टअप अगला बायजू बनना चाहता था, लेकिन वो लताड़े गए माता पिता पर उनके प्रोडक्ट खरीदने के प्रेशर डालने के लिए, जिन्होंने अपने बच्चे के लाड़ में भारी रकम उड़ाई। फिर सामने आया कि कैसे वो चालाकी से 3 साल की कोर्स फी को 1 साल की आमदनी दिखाकर घाटा छुपा रहे थे। इसे ठीक करने से उनका घाटा 232 करोड़ 2019-20 से अगले साल 4000 करोड़ से ज्यादा पर लुढ़का और उसके अगले साल और भी खराब 8000 करोड़ से ज्यादा हो गया। इससे बायजू का जहाज डूबने लगा। फिर भी उसने ये एकदम वाहियात किस्म का फैसला लिया। भारी भरकम पैसा जलाने के बावजूद नवंबर 2022 में फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन करके 125-170 करोड़ के 3 साल की डील में इस फिजूल खर्चे की वजह से बायजू को अपनी जमा की गई कंपनी बेंगलुरु मेन ऑफिस को छोड़कर बाकी ऑफिस और यहाँ तक कि अपने घर को बेचने के लिए मजबूर किया, एम्प्लॉयज के महीनों बकाया तनख्वाह को चुकता करने के लिए। फिर अपने अनमोल रत्न आकाश को बचाने की कोशिश में उन्होंने मणिपाल समूह के रंजन पाई के 2000 करोड़ के कर्ज को 40% बहुमत हिस्सेदारी में बदला। पर मुश्किलें बढ़ती गई जब वे लगभग 10,000 करोड़ के बड़े कर्ज को नहीं चुका पाए तो उनके विदेशी कर्जदारों और अन्य निवेशकों ने उनकी मूल कंपनी के खिलाफ दिवालिया मुकदमा ठोक दिया। फिर एक चालाक चाल में चतुर रविंद्रन ने 2000 करोड़ का राइट्स इशू जारी किए, सिर्फ 1% मूल्यांकन पर, मौजूदा शेयर धारकों से और पैसा जुटाने के लिए, जिसने उन्हें दुविधा में ऐसा फंसाया कि अगर वे बायजू में वापस निवेश नहीं करते तो उनके अरबों रुपए डूब सकते थे। क्योंकि अगर भाई बायजू ही पैसा डाल दे तो उसके तो वारे न्यारे, उनको शेयर धारकों की हिस्सेदारी मिलती और वो कंपनी भी उनके कब्जे में आ जाती। दवाइयों वाली फार्म इजी ने भी ऐसे ही राइट्स इशू किए थे, मूल्यांकन में 90% कटौती पर, और जिनमें वही निवेशक रंजन पाई शामिल थे। वहीं पेटीएम में शर्मा ने पेटीएम बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया, जिसमें वो अभी भी 91% के मालिक हैं, लेकिन वे 197 कम्युनिकेशन के हेड रहेंगे, जिसमें पेटीएम ब्रांड और ऐप दोनों आते हैं। लेकिन रविंद्रन ने इस्तीफा देने से इनकार कर अपनी जगह भारतीय ऑफिस के लिए नया सीईओ चुना। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने दोबारा कमान संभाली है। आगे चलकर पेटीएम ऐप सिर्फ फोन पे, जीपे के लिए यूपीआई लेन देन की तीसरी पार्टी एप्लीकेशन की तरह काम करेगा, लेकिन इसकी बाजार में हिस्सेदारी बहुत कम होगी। पेटीएम की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उस कमीशन से आता है जो 35,378 करोड़ के कर्जों से ली गई, जो कि उनके बाजार में 4 करोड़ व्यापारियों को दिए जाते हैं, इसलिए उन्हें बनाए रखना जरूरी है। और भले ही व्यापारियों को दिया गया औसत कर्ज ज्यादा है ग्राहकों को दिए गए के मुकाबले, फिर भी ज्यादा कमाई ग्राहकों की तरफ से ही आती है, जैसे अभी खरीदे बाद पैसे दे या व्यापारियों को उपकरण किराए पर देना आदि। 197 का दावा है कि आरबीआई के फैसले से उसकी भविष्य की कमाई पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 300-500 करोड़ का घाटा होगा। इस सारे कांड ने पेटीएम के शेयरों को बुरी तरह खदेड़ गिराया। अपने वैसे भी फालतू में फूले हुए आईपीओ के समय के 2150 से गिरकर 325 रुपए तक नीचे ले आया। बायजू और पेटीएम की परेशानियों ने दूसरे लिस्टेड और गैर लिस्टेड स्टार्टअप के बाजार दरों को भी चोट पहुंचाई, जैसे फार्म इजी, इसगो, बोट और ओयो। निवेशक अब दूसरी गैर लिस्टेड कंपनियों की सुरक्षा को पसंद करते हैं, जैसे सीएसके, चेन्नई सुपर किंग या एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिनकी अहमियत ज्यादा दिखती है। रोनी स्क्रूवाला, बायजू के प्रतियोगी और जाने माने आलोचक इस समस्या को भाव ही नहीं देना चाहते। मुझे लगता है कि भारत में एक सड़ा हुआ सेब पूरी इंडस्ट्री के बादल को काला नहीं कर सकता, मगर सच्चाई है एडटेक में मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बड़ा मुद्दा कंपनी चलाने का तरीका और पारदर्शिता है। यहाँ तक कि बायजू के मुख्य विरोधी अनअकैडमी के भी लगे बड़े हैं। इसके सभी 13 बिजनेसेस अब खत्म हो चुके हैं या होने वाले हैं, और ये भी ऑफलाइन की तरफ बढ़ रहा है। फिजिक्स वाला एक लौता घोड़ा बचा है पढ़ाई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में, जो 9 करोड़ का मुनाफा कमा रहा है, लेकिन इस पर भी बढ़ते खर्चों का दबाव है, क्योंकि ये भी ऑफलाइन क्लास के मॉडल पर जा रहा है। उसके लिए और भी मुश्किलें पैदा करते हुए ईडी बायजू के पीछे लग गई विदेशी मुद्रा उल्लंघनों के आरोप पर, और कंपनी बच पाएगी या नहीं ये कहना मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई सरस्वती ज्ञान की देवी के लिए मेहनत करता है तो लक्ष्मी यानी कि धन की देवी भी उसके पीछे आती है, लेकिन बायजू के मामले में ऐसा नहीं लगता।
पेटीएम के मामले में आरबीआई ने वैसे सुनाया तो हल्के में, लेकिन डंडा पूरी नीति से चलाया। लेकिन क्या आरबीआई का लट हरियाणा के ताऊ की तरफ कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने सख्त कार्रवाई की व्यापारियों और ग्राहकों पर।